स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। आज इस वीडियो में अपन बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में अपन आगे जानेंगे कि टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन कितने होते हैं, बफर एक्शन कैसे परफॉर्म होता है और किसी भी बफर सॉल्यूशन का अपन पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब इस वीडियो में अपन जानेंगे। तो ये जो बफर सॉल्यूशन है ये नीट के एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आता है। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और जैसे जैसे ये वीडियो चल रहा है यहाँ पे आप अपने अच्छे नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन से। तो बफर सॉल्यूशन की अगर अपन सिंपल से मीनिंग की बात करते हैं तो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो किसी भी पीएच की जो वैल्यू में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको रजिस्ट करते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जो बफर सॉल्यूशन होता है उनका पीएच हमेशा मेंटेन रहता है, चाहे उसमें थोड़ा बहुत एसिड डाले या थोड़ा बहुत बेस डाले, उसके पीएच में कोई भी चेंजेस नहीं आते। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि ये जो बफर सॉल्यूशन है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगर अपन ह्यूमंस की बात करें या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसकी जो बॉडी में जो पीएच होता है उसका मेंटेन रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसके पीएच में चेंजेस आते हैं तो मेल फंक्शनिंग होना नॉर्मल सी बात है बॉडी में। इसीलिए पीएच को मेंटेन करने के लिए ये बफर सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, जहाँ पे जो ह्यूमन ब्लड है वो भी एक बफर सॉल्यूशन का ही एग्जांपल है। साथ में यूरिन में भी पीएच को मेंटेन किया जाता है, तो इसी को अपन बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। अब अपन जान लेते हैं कि ये जो बफर सॉल्यूशन होता है इसके टाइप कितने होते हैं और इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बफर सॉल्यूशन की अगर अपन पहली कैटेगरी की बात करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस। तो ये जो बफर सॉल्यूशन होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले आता है वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो जिस भी सॉल्यूशन में वीक एसिड और वीक बेस प्रेजेंट होते हैं उस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। अब ये वीक एसिड और वीक बेस कैसे किसी सॉल्यूशन को बफर बनाते हैं, इसका एक्शन कैसे होता है, ये आप इसके अगली कैटेगरी जब आएगी उसमें समझ पाएंगे। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ली चैटलर जो प्रिंसिपल है वो ज़्यादातर अप्लाई होता है बफर सॉल्यूशन में। अब अपन इसकी सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं तो सेकंड कैटेगरी जो आती है उसको अपन बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स। सॉल्यूशन जो ऑफ मिक्सचर होता है इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है एसिडिक बफर और सेकंड है बेसिक बफर। अब जैसा इनका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है एसिडिक बफर और बेसिक बफर, डेट मीन्स इनका जो पीएच होता है तो ये एसिडिक पीएच को मेंटेन करता है, डेट इज़ 4 to 7 पीएच तक। और ये जो बेसिक बफर होता है ये पीएच को मेंटेन करता है फ्रॉम 7 to 10 पीएच तक। तो इनका जो पीएच का लेवल होता है 7 to 10 और 4 to 7 तक होता है। अब अपन इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ये जो एसिडिक बफर होता है ये बनता किससे है। तो एसिडिक बफर याद रखिएगा, एग्जाम्पल तो है ही लेकिन साथ में इनकी एक सिंपल सी डेफिनेशन आती है। जो एसिडिक बफर होता है वो बनता है वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। याद रखिएगा, ये इसका याद रखने का सिंपल सा तरीका है। जैसा कि नाम है एसिडिक बफर, तो इसमें जो एसिड यूज किया जाता है वो होता है वीक एसिड और इसके सॉल्ट जो बनता है उसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसका अगर मैं एग्जांपल बताऊँ जिसकी मदद से आप इजीली समझ जाएंगे इस डेफिनेशन को, इसका एग्जांपल आता है CH3COOH, जिसको अपन बोलते हैं एसिटिक एसिड, और ये है वीक एसिड प्लस CH3COONA, इसको बोलते हैं अपन सोडियम एसीटेट। अब ये सोडियम एसीटेट है तो ये क्या है, ये एक सॉल्ट है। जो सॉल्ट बना है किससे, एक तो बना है एसिटिक एसिड से प्लस इसमें NaOH की मदद से ये सॉल्ट बना है, जिसको अपन बोलते हैं सॉल्ट।
अब ये जो एग्जांपल है इसकी मदद से आप समझ चुके होंगे इस डेफिनेशन को। यहाँ पे वीक एसिड और प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से ये बनता है। वहीं पे इसका सेकेंड एग्जांपल की अपन बात करते हैं तो वो आता है COOH प्लस COOK। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये वीक एसिड है और ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की मदद से ये सॉल्ट बना है। सेम टू सेम बफर सॉल्यूशन में भी, बेसिक बफर सॉल्यूशन में भी यही कंसेप्ट काम करता है। यहीं पर भी वीक बेस होता है और इसके साथ जो सॉल्ट होता है वो होता है सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। और यहाँ पर भी इसके एग्जांपल्स आप इजीली समझ जाएंगे कि ये कैसे बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं NH4OH। तो ये जो कंपाउंड होता है ये वीक बेस होता है। इसके साथ जो सॉल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिलके बनता है, जिसको अपन कह सकते हैं NH4Cl। यहाँ पे जो Cl है ये HCl से आया है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये बनता है सॉल्ट। तो यहाँ पे आप देख चुके होंगे कि बेसिक बफर कैसे बनता है और एसिडिक बफर कैसे बनता है। इसका एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो इसका एक और एग्जांपल आता है ह्यूमन ब्लड। तो यहाँ पे अब अपन इसकी कैटेगरी के बारे में जान लिया है और इसके टाइप्स के बारे में जान लिया है। अब अपन जानेंगे कि ये जो एसिडिक बफर होता है और ये जो बेसिक बफर होता है इनका एक्शन कैसे होता है, और एक्शन होने के साथ साथ अपन इसका पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी अपन जानेंगे। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। पहले अपन जान लेते हैं एसिडिक बफर के बारे में, जहाँ पे अपन बफर एक्शन और उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जानेंगे। तो जैसा कि बफर एसिडिक बफर का जो एग्जांपल था उसी की मदद से अपन पहले समझ लेते हैं CH3COOH प्लस CH3COONA। तो याद रखिएगा कि ये जितने भी कंपाउंड्स है ये आयोनिक है, तो ये जैसे ही सॉल्यूशन में जाएंगे तो ये क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। तो इसको समझना है तो आपको इसके इक्विलिब्रियम की मदद से समझना पड़ेगा और यहाँ पे ली चैटलर प्रिंसिपल भी अप्लाई हो रहा है। तो अगर आपको ली चैटलर प्रिंसिपल के बारे में ना पता हो तो उसका बेसिक सा कंसेप्ट यही है कि इक्विलिब्रियम हमेशा वहाँ पे जाएगा जहाँ पे सबसे मिनिमम, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हम कह सकते हैं मिनिमम कंपाउंड हो, मतलब बराबरी में हो कंपाउंड। तो ऐसा समझ जाएंगे जब आप इसको आगे देखेंगे। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अगर अपन माने इसमें दोनों चीज़ें हैं तो CH3COOH जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो ये कैसे ब्रेक होगा, CH3COOH ये CH3COO माइनस देता है, प्लस देता है साथ में इसके H प्लस, या फिर हम कह सकते हैं H3O प्लस। और जब ये जो सॉल्ट होता है सॉल्यूशन में तो ये जब ब्रेक होता है तो ये देता है COONA। यहाँ पे ये CH3COO माइनस सेम टू सेम इसके जैसा देता है, प्लस यहाँ पे Na प्लस देता है ये। तो याद रखिएगा ये जो सॉल्ट होता है ये तो हमेशा 100% डिसोशिएट होता है और ये जो वीक एसिड होता है ये थोड़ा बहुत ही डिसोशिएट होता है। अब आप बोलोगे कि अगर ये 100% डिसोशिएट होता है तो मैंने यहाँ पे ये एरो क्यों लगाया है। तो अगर ये इसका एरो का मीनिंग सिंपल सा ये है कि जब आगे अपन इसमें एसिड या बेस इसमें मिक्स करेंगे तो इस एरो की मदद ज़रूरी आती है क्योंकि ये वापस सॉल्ट बन सकता है सॉल्यूशन में। अब अपन देखते हैं कैसे। अब अपन देखते हैं बफर सॉल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं कि ये पीएच को कैसे मेंटेन करता है। अगर अपन एसिड की बात करें, मान लीजिए इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अपन HCl डाल देते हैं तो HCl सॉल्यूशन में कैसे ब्रेक होता है, ये H प्लस देता है और Cl माइनस देता है। और यहाँ पे जो H प्लस है ये ही pH के लिए ज़रूरी होता है, pH को चेंज करने के लिए। तो अगर सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी H प्लस है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा इफ़ेक्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं कॉमन आयन इफ़ेक्ट। कॉमन आयन इफ़ेक्ट के कारण यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण ली चैटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो इसका इक्विलिब्रियम है ये बैक साइड में, हम कह सकते हैं इसकी रिएक्शन बैक साइड में होती है, जिसके कारण क्या होता है जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन में कम हो जाती है और ये जो एसिटिक एसिड होता है ये एसोसिएट होना स्टार्ट कर देता है।
जिसके कारण क्या होता है, जो pH में जो होता है वो नो चेंज आता है, क्योंकि यहाँ पे H+ की कंसनट्रेशन कम हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, pH में कोई चेंजेस नहीं आते, क्योंकि CH3COO- से ये H+ जुड़ के वापस एसिटिक एसिड बना देता है, जो कि लेस डिसोसिएटिव होता है। उसके बाद बात करते हैं अपन बेस के लिए। मान लीजिए यहाँ पे अगर अपन NaOH डाल देते हैं, सॉरी ये Na स्मॉल आता है, NaOH, तो NaOH सॉल्यूशन में कैसे डिसोसिएट करता है, ये बनाता है Na+ और OH-। अब यहाँ पे जो OH है ये चेंज इन pH के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे ही सॉल्यूशन में OH की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं यहाँ पे H+ ऑलरेडी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, तो ये OH- H+ के साथ कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद ये बना देता है H2O। अब H2O होने के कारण ये जो OH होता है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब अपन जानते हैं OH न्यूट्रलाइज हो चुका है H+ के कारण। तो यहाँ पे अगर H+ की कंसनट्रेशन कम हो गई सॉल्यूशन में अब, तो ये जो इक्विलिब्रियम है इस बार थोड़ा राइट साइड में होता है, और जो पहले जो H+ था वो कंसनट्रेशन वापस मेंटेन हो जाती है, और वही ले चैटले प्रिंसिपल यहाँ पे वर्क करता है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में आपने देख लिया कि H+ की कंसनट्रेशन यहाँ पे बैक साइड में रिएक्शन हो रही थी, और OH के टाइम पे यहाँ पे फॉरवर्ड टाइम पे रिएक्शन हो रही है, जिसके कारण H2O और हम कह सकते हैं OH- न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो इसकी मदद से यहाँ पे ये जो बफर एक्शन होता है ये परफॉर्म होता है। अब अपन जान लेते हैं कि ये जो pH होता है बफर सॉल्यूशन का, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अपन को अगर pH कैलकुलेट करना है बफर सॉल्यूशन का, तो पहले अपन को इसकी इक्वेशन बनानी पड़ती है। अब इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, अपन इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। जब ये जो CH3COOH डिसोसिएट होता है, तो ये CH3COO- प्लस H+ देता है। तो ये जो इसका जो H+ है ये ही pH को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जो सॉल्ट होता है सॉल्ट के कारण कभी भी pH चेंज नहीं होता, तो इसका H+ ही इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसके pH को। अब यहाँ पे अपन जब अपन इक्वेशन बनाते हैं, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं Ka विच इज इक्वल्स टू H+ की कंसनट्रेशन, CH3CO- की कंसनट्रेशन डिवाइड बाय एसिटिक एसिड की कंसनट्रेशन। तो यह है इक्विलिब्रियम की कंसनट्रेशन की, इक्विलिब्रियम में कौन सा कंटेंट है। अब अगर अपन को pH निकालना है तो अपन को H+ की कंसनट्रेशन से निकालना पड़ता है, तो अपन H+ को इस तरफ लिख देते हैं H+, और बाकी सबको राइट में, जिसका अपन लिखेंगे Ka, ये ऊपर चला जाएगा CH3COOH डिवाइड बाय CH3COO-। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो CH3COO- है, अगर आप कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में जानते हैं, तो जब सॉल्ट डिसोसिएट होगा तो सॉल्ट तो 100% डिसोसिएट हो जाता है, तो यहाँ पे सॉल्ट जितना डिसोसिएट होगा उसी का जो ये जो CH3COO- है सॉल्ट से, वही कंसनट्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो इसको जब अपन दोनों साइड में नेगेटिव लॉगरिथम लेते हैं इसका, तो यहाँ पे हो जाता है माइनस log H+ which is equals to minus log Ka माइनस log, और ये ही log CH3 ये वाला, और डिवाइड बाय CH3 ये नीचे। ठीक है। अब यहाँ पे अपन लिख लेते हैं माइनस log H+ को अपन लिखते हैं pH। सो pH इज इक्वल्स टू Pka, माइनस log Ka को लिख सकते हैं अपन Pk है, माइनस log यही जो अपन ने अभी देखा CH3COOH डिवाइड बाय CH3COO-। तो यहाँ पे अब अपन देख सकते हैं कि अगर मैं इस log में जो माइनस साइन है इसको अगर मैं हटाऊँ, तो ये दोनों अपसाइड डाउन हो जाते हैं, तो इसको अपन कह सकते हैं pH इज इक्वल्स टू Pka प्लस log, और ठीक है अपसाइड डाउन हो जाते हैं, डेट मीन CH3COO- डिवाइड बाय CH3COOH।
तो यहाँ पे वैसे थोड़ा जगह कम पड़ गई है, तो स्टेप्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले लॉग माइनस लॉग लिया, फिर माइनस लॉग को अपन ने पीएच लिखा, पीएच, फिर यहाँ पे जो माइनस का साइन था इसको प्लस करने के लिए अपन ने इसको अपसाइड डाउन कर लिया। अगर आपको लॉग सॉल्व करना आता है तो आप समझ चुके होंगे कैसे हुआ, नहीं तो मैं किसी और वीडियो में लॉग के बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन बस यहाँ पे ये समझ लीजिए अगर माइनस साइन है तो ये अपसाइड डाउन हो जाते हैं। फिर इसके बाद अपन देख सकते हैं कि जब मैंने कहा था ये CO माइनस है, ये सॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है ये एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो फाइनल pH निकल कर आता है उसको अपन लिखते हैं pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसिड की कंसंट्रेशन। और यहाँ पे एक पॉइंट याद नोटिसेबल ये है कि यहाँ पे जो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन होते हैं वो यूजुअली सॉल्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल ही रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो OH है वो यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन सेम होती है वहाँ पे जो pH होता है सॉल्यूशन का वो pKa के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे अब अपन ने एक्शन ऑफ एसिडिक बफर के बारे में देख लिया है, और pH ऑफ एसिडिक बफर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में भी अब अपन ने देख लिया है। अब अपन बात करते हैं बेसिक बफर को कैसे, एक्शन को कैसे देखते हैं और उसकी pH को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब अपन बेसिक सॉल्यूशन के बेसिक बफर के बारे में जानते हैं, तो वही बेसिक बफर का अपन सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जो एग्जांपल क्या था अपने पास, NH4OH प्लस H4Cl, ठीक है। अब यहाँ पे वही इक्विलिब्रियम के बारे में देखेंगे अपन कि इक्विलिब्रियम में ये कैसे डिसोशिएट होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि NH4 कैसे डिसोशिएट होता है। तो NH4OH डिसोशिएट होता है NH4 प्लस में और प्लस OH माइनस में, और वहीं पे ये जो सॉल्ट है ये कैसे डिसोशिएट होता है, ये होता है NH4Cl डिसोशिएट होता है वही सेम NH4 प्लस, ये भी देख सकते हैं कॉमन है, और प्लस Cl माइनस। अब यहीं पे सेम एक्शन परफॉर्म करेंगे अपन। सबसे पहले अपन लेंगे एसिड, एसिड में अपन लेंगे HCl। तो अगर अपन स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इसमें डालते हैं तो HCl सेम डिसोशिएट होगा H प्लस में और Cl माइनस में। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं जब सॉल्यूशन में H प्लस जाएगा तो सॉल्यूशन में ऑलरेडी OH माइनस प्रेजेंट है, तो इसके कारण क्या होगा, ये H प्लस OH माइनस से मिलकर H2O बना देगा, जिसके कारण क्या होगा कि pH में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो ये H प्लस को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर रहा है। सेकेंड अपन बात करते हैं बेस से रिलेटेड। तो बेस से रिलेटेड जब आप बात करते हैं तो वही अपन लेंगे NaOH, सॉरी फिर से Na बड़ा A बना, तो NaOH। तो ये सेम टू सेम Na प्लस और प्लस OH माइनस में डिसोशिएट होगा। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये जो OH है ये pH को चेंज करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे एक और देख लीजिए, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट देख सकते हैं, OH प्रेजेंट है। तो अब ली चैटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो जब OH की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगी सॉल्यूशन में, तो ये जो इक्विलिब्रियम का साइन मैंने लगाया था, सॉरी, ठीक है, अब ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रही थी ये थोड़ी बैकवर्ड रिएक्शन में फेवर करेगा, और बैकवर्ड रिएक्शन होने के कारण जो OH की कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो कम हो जाएगी, और OH की कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन में कम होगी तो यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे OH न्यूट्रलाइज हो रहा है और H भी न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे इसका बफर एक्शन अपन ने देख लिया pH का, बेसिक बफर का। अब अपन देखते हैं कि जो pH होता है इसमें कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अगर अपन को pH फिर से वही कैलकुलेट करना है तो अपन को इसकी इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे इक्वेशन सबसे पहले अपन देखते हैं कि वही इसी की मदद से देखते हैं अपन ये डिसोशिएट कैसे होता है NH4 प्लस में और प्लस OH माइनस में। तो यहाँ पे जो OH है वो ही pH को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे अपन इक्वेशन बनाते हैं Kb विच इज इक्वल्स टू NH4 प्लस और OH माइनस डिवाइड बाय
NH4OH। अब यहाँ पे अपन को OH की कंसंट्रेशन देखनी है, तो OH माइनस इज इक्वल्स टू KB। अब ये नीचे था तो ये ऊपर चला जाएगा, NH4OH डिवाइड बाय NH4 प्लस। अब यहाँ पे अपन वही माइनस लॉगरिथम लगाएंगे दोनों तरफ, तो माइनस लॉग OH माइनस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग KB माइनस लॉग NH4OH NH4 प्लस। अब यहाँ पे माइनस लॉग OH को अपन लिख सकते हैं POH विच इज इक्वल्स टू PKB माइनस सेम टू सेम यही लॉग। ठीक है, अब यहाँ पे जो माइनस साइन है इसको हटाने के लिए जो अपन ने पहले भी किया था, अपन क्या करेंगे यहाँ पे माइनस साइन हटाने के लिए अपन ठीक इसको अपसाइड डाउन कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का लॉग NH4 प्लस और NH4OH। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये तो है बेस, और यहाँ पे NH4 जो प्लस है ये आ रहा है सॉल्ट से, क्योंकि सॉल्ट से अपन इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये कॉमन आयन इफेक्ट होता है और ये 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो सॉल्यूशन में NH4 जो अपन कंसंट्रेशन लेंगे वो सॉल्ट के हिसाब से ही लेंगे, तो इसको अपन लिखते हैं सॉल्ट। अब यहाँ पे जब अपन POH निकालते हैं तो इसको अपन लिख सकते हैं PKB प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइड बाय बेस। तो यहाँ पे याद रखिएगा अपन pH निकाल रहे हैं, तो pH का मीनिंग होता है H प्लस की कंसंट्रेशन। याद रखिएगा पीएच का मीनिंग होता है एच प्लस की कंसंट्रेशन, और यहाँ पे अपन निकाल रहे हैं पीओएच। तो यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला लगता है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। और अगर अपन को पीएच निकालना है तो अपन सिंपली लिखेंगे पीएच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पीओएच, जिसको अगर मैं और भी ज़्यादा एक्सपेंड करूँ तो इसको अपन लिख सकते हैं 14 माइनस पी के बी माइनस लॉग सॉल्ट बाय बेस। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि अपन पीएच कैसे निकाल सकते हैं बेसिक सॉल्यूशन का, और इसका एक्शन कैसे परफॉर्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा।